नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार पुनः अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक पर हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक को आप लोग देख ही रहे हैं पिछले दिनों से, सिख साम्राज्य और एंग्लो सिख संघर्ष के रूप में। लेकिन अभी तक हम लोग पृष्ठभूमि पर बात कर रहे हैं कि सिखों का क्या इतिहास रहा है, कितने गुरु हुए हैं और उन गुरु के बारे में क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनता है, उस पर हम लोग पिछले दिनों से परिचर्चा कर रहे हैं। और आज हम लोग सिखों के अंतिम यानी कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात करेंगे और उनसे उनके जीवन में संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनता है, उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जो 10वें एवं अंतिम गुरु थे, उनके बाद फिर जो है किसने नेतृत्व किया, किस तरह का नेतृत्व हुआ और क्या माहौल बना कि अंग्रेज सिख संघर्ष प्रारंभ हुए। तो खैर उन पर हम लोग परिचर्चा करें। उससे पहले गुरु गोविंद सिंह के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग लिखते हुए चलते हैं और एक एक पॉइंट की सहजता और सरलता के साथ व्याख्या करते हुए चलते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं अंतिम गुरु। इसके बाद आप देखेंगे कि आदि ग्रंथ को ही गुरु मान लिया जाता है और फिर गुरु की परंपरा में गुरु ग्रंथ साहिब को ही जाना जाता है। चलिए, गुरु गोविंद सिंह के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं पहले पॉइंट आउट कर रहा हूं और आप भी हमारे साथ पॉइंट आउट करेंगे जिससे कि आपको वो चीजें याद रहें। तो पहला पॉइंट आप यहां पर लिखिए, जन्म। जन्म के बारे में अगर हम बात करें तो 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बिहार के पटना में। कहाँ हुआ था? बिहार, पटना में। ठीक है। और कहा जाता है कि इन्होंने गद्दी कब संभाली? गद्दी अगर संभालने की बात है तो 1675 ईस्वी से लेकर के 1608 ईस्वी, क्षमा चाहूँगा 1700, यहाँ पर बाई मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, 1708 होना चाहिए, 1708 ईस्वी तक। ठीक है, इन्होंने गद्दी संभाली। कहा जाता है कि 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मृत्यु से पहले ही इन्होंने जो है इस बात को कहा था कि अब जो है गुरु के इस पद को समाप्त किया जाता है और जो आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, वही गुरु की भूमिका में जो है आगे के समयों में कार्यरत रहेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर 1675 से 1708 ईस्वी तक यह गुरु की गद्दी पर आसीन रहे। 1666 में पटना में इनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की थी। कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है। तो गद्दी स्थापित करने की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि आनंदपुर में जो है इन्होंने गद्दी स्थापित की थी। कहाँ पर की थी? आनंदपुर में। ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है। इनकी पत्नी की अगर हम बात करें तो इनकी 2 पत्नियों का उल्लेख किया जाता है। एक पत्नी का नाम सुंदरी देवी था और दूसरी पत्नी का नाम जीतू था। कहा जाता है कि इन्हीं दोनों पत्नियों से इनकी 4 संतान हुए। कितनी संतान? 4, यानी कि 4 पुत्र हुए। और अगर उन पुत्रों का नाम यहां पर पॉइंट आउट में कर दूं तो आप लिखिएगा अजीत सिंह, इसके बाद जुझारू सिंह, ये सब आपको याद होना चाहिए भाई, क्वेश्चंस बनता है। इसके बाद जोरावर सिंह और चौथे पुत्र इनके जो थे उनका नाम था फतेह सिंह। तो आप यहां पर देखेंगे अभी एक सामान्य इंफॉर्मेशन इनके बारे में हमने यहां पर दी कि इनकी 4 संतान अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। कहा जाता है कि एक बार की बात है और इस पॉइंट को आप यहां पर भी देखिएगा। कहा जाता है कि सिरमौर के शासक थे। सिरमौर यानी कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है सिरमौर, जहां के शासक मेदिनी प्रकाश। तो सिरमौर के शासक थे। मैं यहां पर पॉइंट आउट कर देता हूं, अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश जाएं तो जरूर देखें। सिरमौर के शासक थे जिनका नाम था मेदिनी प्रकाश। तो मेदिनी प्रकाश ने एक बार गुरु गोविंद सिंह को जो है सिरमौर बुलाया। ठीक है। और
काफ़ी इज्जत सत्कार किया। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह को सिरमौर बहुत अच्छा लगा और गुरु गोविंद सिंह सिरमौर में ही रह गए और वहीं पर 1000 सिखों को इन्होंने प्रशिक्षण दिया था सिरमौर में। तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में इन्होंने 1000 जो है सिखों को प्रशिक्षण दिया। और इसी सिरमौर में आप देखेंगे इसी के पास एक जगह है पाउंटा, पाउंटा, पाउंटा। तो पाउंटा नामक नगर की स्थापना की थी, पाउंटा नामक नगर की स्थापना की थी, नगर की स्थापना। तो कई बार ये प्रश्न आता है तो इसको ध्यान देना है कि पाउंटा नामक नगर की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी जब इनको सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने वहां पर बुलाया था। और यहीं पर आप देखेंगे कि इन्होंने 1000 सिखों को जो है प्रशिक्षण दिया, अस्त्र शस्त्र में क्या किया, प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा आप इनसे रिलेटेड और भी कई सारी बातें हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। कहा जाता है कि यहीं पर यानी कि हिमाचल प्रदेश में ही जो है गुरु रहते हैं और वहां पर इन्होंने कई साहित्यिक ग्रंथों की रचना भी की थी। तो इनकी रचना की अगर हम बात करें तो इनकी रचना में कुछ आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। एक तो कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। दूसरा ग्रंथ आप यहां पर पॉइंट आउट करिए विचित्र नाटक, जो इनकी आत्मकथा है, विचित्र नाटक, ये आत्मकथा है गुरु की, आत्मकथा। और तीसरा जो ग्रंथ इन्होंने यहां पर रचा चंदी दीवर, चंदी दीवर। तो ये हिमाचल प्रदेश में रहते हुए कृष्णावतार, विचित्र नाटक, ठीक है, चंदी दीवर, इन सब की रचनाएं की। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो है और भी कई महत्वपूर्ण नगरों की स्थापना की जिस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। कहते हैं कि श्रीनगर के शासक फतेह शाह का आक्रमण जो है हुआ था इनके समय में और कहते हैं कि इन्होंने उन पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो श्रीनगर के शासक थे जो आक्रमण किए थे इनके ऊपर और उन पर इन्होंने विजय प्राप्त की। और कहा जाता है कि उस विजय के परिणाम स्वरूप, उस विजय के परिणाम स्वरूप इन्होंने 4 किलों का निर्माण करवाया था। तो इस पॉइंट को लिखिएगा कि श्रीनगर के शासक जब फतेह सिंह इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, फतेह शाह जब फतेह शाह इनके ऊपर आक्रमण करते हैं तो इसके बाद इनको लगा कि अब हमें अपने किलों को सुदृढ़ करना चाहिए और नए नए किलों का निर्माण करना चाहिए। तो इन्होंने 4 किले का निर्माण भी करवाया था। तो उस किले का नाम भी लिख लीजिए आप, 4 किलों का निर्माण। उन 4 किलों का निर्माण फोर्ट का, तो आप यहां पर लिखिएगा नंबर 1 आनंदगढ़, आनंदगढ़ किले का निर्माण कराया इन्होंने। इसके अलावा केशगढ़ किले का निर्माण कराया, केशगढ़ किले का निर्माण। इसके अलावा लौहगढ़ किले का निर्माण और फतेहगढ़ किले का निर्माण, फतेहगढ़ किले का निर्माण। देखिए ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस ही हैं लेकिन परीक्षा में कई बार आते हैं और वहां पर आपसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इन्होंने 4 किलों का निर्माण करवाया, आनंदगढ़, केशगढ़, लौहगढ़, फतेहगढ़। अब इसके बाद की कहानी मैं आपको बताता हूं कि इनके समय में नादौन का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? नादौन का युद्ध। जरा नादौन के युद्ध के बारे की कहानी आप सुनीजिए क्या है। नादौन का युद्ध, नादौन का युद्ध, यहां पर पहले पॉइंट आउट कर लीजिए आप, फिर मैं कहानी बताता हूं। 1690 ईस्वी में नादौन के युद्ध के बारे में। कारण क्या था? मुगल सेना के एक अधिकारी थे जिनका नाम था आलिफ खां, आलिफ खां, ठीक है। तो आलिफ खां के नेतृत्व में 1690 ईस्वी में एक जगह है कहलपुर, कहलपुर पर आक्रमण कर दिया और कहलपुर के शासक थे भीमचंद्र। यहां के शासक कौन थे? भीमचंद्र। तो जब आलिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने कहलपुर पर आक्रमण कर दिया और जहां के शासक भीमचंद्र थे, तब भीमचंद्र ने जो है गुरु से सहायता की याचना की। गुरु सहायता देते हैं और कहा जाता है कि इसमें जो है गुरु की विजय होती है, गुरु की विजय होती है। तो यहां पर आप इस चीज को देखेंगे कि नादौन का जो युद्ध हुआ था, कहा जाता है कि जब मुगल सेना का अधिकारी आलिफ खां कहलपुर
ठीक है, कहलपुर पर आक्रमण करता है तो वहाँ का शासक भीमचंद गुरु से जो है सहायता की मांग करता है, और गुरु की सहायता से जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि वह विजय को प्राप्त करता है। तो ये कभी कभी नादोन के युद्ध के बारे में डिस्कस हो जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह ने एक पंथ की स्थापना की थी जिसको खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है। तो खालसा पंथ पर आइए हम लोग बात कर लेते हैं। खालसा पंथ क्या था, लिखिए खालसा पंथ, खालसा पंथ। तो गुरु ने खालसा पंथ की भी स्थापना की, और यह कई बार प्रश्न बनता है। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई। तो 1699 ईस्वी में स्थापना, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा इसको पॉइंट आउट करिए। ठीक है, खालसा का तात्पर्य क्या होता है? शुद्ध या विशेष, शुद्ध या विशेष। इससे रिलेटेड कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप देखेंगे। कहा जाता है कि बैसाखी का दिन, और बैसाखी के दिन किशनगढ़ में इन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाया। ठीक है, बैसाखी के दिन, बैसाखी बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि बैसाखी का दिन था, और बैसाखी के दिन जो है इन्होंने किशनगढ़ में अपने अनुयायियों को बुलाया। और जब अपने अनुयायियों को किशनगढ़ में बुलाया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब सारे अनुयायी इकट्ठा हुए तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली, और परीक्षा में यह था कि कौन अपने जीवन का बलिदान करेगा। जब इस बात की स्थिति बनती कौन अपने जीवन का बलिदान करेगा, तो जाहिर सी बात है कि तब स्थिति दूसरी हो जाएगी। तो 5 लोग जीवन बलिदान के लिए आगे आए। कितने लोग? 5 लोग जीवन बलिदान के लिए आगे आए। ये 5 लोग कौन कौन थे? कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो मैं यहां पर एक एक करके इंडिकेट कर दे रहा हूं। नंबर 1 लिखिएगा, दयाराम खत्री। ठीक है, ये कहां से थे? लाहौर से थे। दयाराम खत्री लाहौर से, नंबर 1। नंबर 2 लिखिएगा, मोहकम चंद्र छिंबा। ठीक है, ये कहां के थे? ये द्वारिका के दर्जी थे। नंबर 3, तीसरा नाम लिखिएगा, धर्मदास। ये दिल्ली के जाट थे, नंबर 4 लिखिएगा, हिम्मत भीवर। यह कहां के थे? जगन्नाथ के थे। और नंबर 5 आप नाम लिख लीजिएगा, साहब चंद बीदर। ठीक है, साहब चंद ये बीदर के थे। साहब चंद ये कहां के थे? बीदर के थे, ये नाई थे। और कहा जाता है इन्हीं 5 लोगों को पंच प्यारे के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? पंच प्यारे। तो इन्हीं को पंच प्यारे भी कहते हैं। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया कि पंच प्यारे कौन? तब बैसाखी के दिन जब किशनगढ़ में गुरु ने बुलाया था जीवन बलिदान देने के लिए, तो 5 लोग आगे आए थे। दयाराम खत्री लाहौर, मोहकम चंद्र छिंबा द्वारका, धर्मदास दिल्ली, हिम्मत भीवर जगन्नाथ, साहब चंद बीदर। और इन्हीं 5 लोगों को जो है पंच प्यारे के रूप में जाना जाता है। और कहा जाता है कि जब गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना के बाद जो इनके अनुयायी थे, यानी कि जो पुरुष अनुयायी थे, ठीक है, वह कौन सी टाइटल लगाते थे? वह सिंह टाइटल लगाना शुरू किए। उससे पहले भी टाइटल था, लेकिन लगाना शुरू किए। और जो महिला अनुयायी इनकी थी, उन्होंने क्या लगाया? कौर लगाया। तो इस तरह से आप देखेंगे कौर और सिंह ये टाइटल हुआ करती है। इसके अलावा खालसा पंथ की स्थापना में एक शर्त और था कि 5 वस्तुएं, ठीक है, 5 वस्तुएं जो है हर
सिख अनुयायी को जो है रखनी पड़ेगी और उसको जो है उसका पालन करना पड़ेगा। तो उन 5 वस्तुओं का नाम कौन बताएगा? उन 5 वस्तुओं का नाम, उन 5 वस्तुओं का नाम, 5 वस्तुएं कौन थी? तो केस, बाल रखना होगा, कंघा, इसके बाद कच्छा, कड़ा और कृपाण। तो 1 2 3 4 5 कहा जाता है कि ये कुछ महत्वपूर्ण 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं थी जिनको आप देखेंगे कि इनको रखा जाता है। ठीक है, हर सिख को जो अनुयायी हैं उनको इन सब 5 वस्तुओं को रखना होगा, इन बातों को मानना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु गोविंद सिंह के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है और यहां पर उसके बारे में भी बात कर लेना जरूरी है। तो इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण युद्ध, आइए उसको देखते हैं। मतलब शासनकाल का मतलब कि जब ये गुरु थे उस टाइम पीरियड की बात करते हैं। महत्वपूर्ण युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध। देखिए, अंग्रेजों से युद्ध होंगे नहीं, विशेष करके मुगलों से ही युद्ध होंगे। तो इनमें आप देखेंगे नंबर 1 आनंदपुर का प्रथम युद्ध, आनंदपुर का प्रथम युद्ध। नंबर 2 आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध। तीसरा जो महत्वपूर्ण है चकमौर का युद्ध, चकमौर का युद्ध। और चौथा पॉइंट आउट कर लीजिए, खिदराना का युद्ध, खिदराना का युद्ध। तो जब भी गुरु गोविंद सिंह का नाम लिया जाएगा तो आनंदपुर का प्रथम युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, चकमौर का युद्ध और खिदराना का युद्ध, यह आपकी परीक्षा में बनता है। चकमौर के युद्ध को कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में और खिदराना को भी पूछा गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आनंदपुर नहीं पूछा जाएगा, आनंदपुर भी पूछा जाएगा। अब आइए एक एक करके इन युद्ध के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें बनती हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है कि आप इसको किताबों में नहीं ढूंढ सकते हैं, सब जगह है। बट होता क्या है कि जब आप क्लास करते हो और जब मैं किसी भी पॉइंट्स को बोलता हूं कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका मतलब कि हम उस आधार पर उसको बोलते हैं जिसमें एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं और कितनी बार बने हैं और आने की संभावना कितनी है। तो इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में ये बात जाती है कि हाँ, ये महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसको ध्यान देना है, ध्यान देना है। अदरवाइज आपको सब महत्वपूर्ण लगेगा, तो ऐसे में क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाते हैं। इसलिए जब इस प्रकार की कुछ भी क्लासेस हो, ऑब्जेक्टिविटी जिसमें अधिक हो, तथ्य जिसमें अधिक हो, कॉन्सेप्ट कम हो, तो ऐसे क्लास को भी आपको करना होता है और याद करना होता है। आगे चलकर कि जब हम लोग नेशनल मूवमेंट पढ़ाएंगे तो वहां पर फिर एक अलग आनंद आएगा आपको मॉडर्न इंडिया में। बट अभी हम लोग नेटिव स्टेट पढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय राज्य पढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय शक्तियां पढ़ रहे हैं। बंगाल को पढ़ा हम लोगों ने, अवध को पढ़ा, मैसूर को पढ़ा, पंजाब पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद जाट पढ़ेंगे, राजपूत पढ़ेंगे, इसके साथ जो है मराठा पढ़ेंगे। तब इसके बाद फिर हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर बात करेंगे दोबारा से, क्योंकि अभी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हो रहा है, कैसे कैसे इन सबके साथ वो लड़ेगी। फिर उसकी आर्थिक सामाजिक नीति को पढ़ते हुए 1857 के रिवोल्ट तक चलेंगे। 1857 का जब रिवोल्ट हो जाएगा तब उसके बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन की इतिहास की बात मैं आपसे करूंगा, वहां पर आपको एक अलग प्रकार से क्लास देखने को मिलेगी। तो यहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स चाहे आज पढ़ करके याद कर लीजिए, चाहे उस टाइम आप याद करिए, वो तो करना पड़ेगा आपको। चलिए हम महत्वपूर्ण युद्धों की बात करते हैं। आनंदपुर का प्रथम युद्ध और आनंदपुर का द्वितीय युद्ध एक साथ हम लोग देखेंगे। आनंदपुर का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध। आनंदपुर का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध 1701 ईस्वी के से लेकर के 1704 ईस्वी के मध्य। ठीक है, कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर भीमचंद्र का 1701 ईस्वी में आनंदपुर पर आक्रमण हुआ। ये भीमचंद गद्दारी कर गए।
तो भीमचंद्र का आक्रमण हुआ 1701 ईस्वी में। किसके आदेश पर? औरंगजेब के आदेश पर। और जब भीमचंद ने 1701 ईस्वी में आक्रमण किया तो यहां पर जो है पहाड़ी सेना पराजित हुई, यानी कि जो है गुरु की सेना पराजित हो गई। तो आप यहां पर देखेंगे कि औरंगजेब के आदेश पर, औरंगजेब के आदेश पर, भीमचंद्र का गुरु की सेना पर आक्रमण। सत्रह सौ एक ईस्वी में यह प्रथम युद्ध रहा, आनंदपुर का प्रथम युद्ध। कहा जाता है कि इसमें गुरु की सेना पराजित हुई, यानी कि पहाड़ी सेना पराजित हुई, लेकिन गुरु की सेना पराजित हुई, यहां पर पराजित हम लिख लेते हैं। लेकिन कुछ समय बीता और कहा जाता है कि सरहिंद का सूबेदार वजीर खां, जब वजीर खां को इस बात की जानकारी मिली, जो सरहिंद का सूबेदार था वह गुरु से काफी प्रभावित था, तो गुरु की सहायता के लिए जो है वजीर खां ने अपनी सेना भेजी और तब उसके बाद आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ। तो आप यहां पर देखेंगे कि आनंदपुर का द्वितीय युद्ध जो रहा, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, इसमें सरहिंद के सूबेदार वजीर खां की सहायता से गुरु की सेना ने आक्रमण किया, बट दुर्भाग्य रहा कि यहां पर भी पराजय मिली, पराजय। और कहा जाता है कि यहीं पर गुरु के दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा चुनवा दिया गया था। कहा जाता है कि यहीं पर गुरु के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा चुनवा दिया गया। तो ये बहुत बड़ा आघात था। कहा जाता है कि इस घटना से गुरु गोविंद सिंह की जो मां थी, इस घटना से इतनी आहत हुई कि उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद चकमौर के युद्ध की अगर हम बात करें, चकमौर का युद्ध, इसकी कहानी बहुत रोचक है, जिसको एक अलग क्लास में हम आपको बताएंगे चकमौर का युद्ध। लेकिन यहां पर बस थोड़ा सा मैं आपको मेन पॉइंट ही बता करके आगे चलूंगा। चकमौर के युद्ध पर एक हमारी अलग क्लास होगी, काफी इंटरेस्टेड है। 1705 ईस्वी में यह युद्ध हुआ चकमौर का, और किसके किसके बीच हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के मध्य। और कहा जाता है कि यहां पर जो है अजीत सिंह और जुझारू सिंह की मृत्यु हो गई। यहां पर पराजय हुई, गुरु की पराजय हुई, हालांकि बहुत लंबा युद्ध रहा। और अजीत सिंह एवं जुझारू सिंह की मृत्यु। इसके बाद एक युद्ध हुआ, खिदराना का युद्ध। खिदराना का युद्ध। खिदराना के युद्ध की अगर बात करें तो यह भी 1705 ईस्वी में हुआ। और कहा जाता है कि गोविंद सिंह की इस युद्ध में विजय हुई थी। ठीक है, गोविंद सिंह की इस युद्ध में विजय हुई, यह भी मुगलों के साथ हुआ। यहां पर गोविंद सिंह की विजय हुई, लेकिन यहीं पर खिदराना युद्ध के दौरान जो है आदि जो ग्रंथ है वह लुप्त हो गया था। आदि ग्रंथ लुप्त हो गया। इसके बाद गुरु ने दोबारा से गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया, पुनः
संकलन करवाया। इसीलिए आप देखेंगे इसे दसम पातशाह ग्रंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दसम पातशाह ग्रंथ। 10वें गुरु थे, इसीलिए पुनः संकलन के कारण इसे दसम पातशाह ग्रंथ भी कहते हैं। यह भी प्रश्न आपके बीच में आया हुआ है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं नोट, जिनमें गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद की कहानी बताते हैं। नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा। कहा जाता है कि औरंगजेब के पुत्रों में जब उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा जा रहा था, उस समय गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था। यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि औरंगजेब के पुत्रों के मध्य जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उस समय गुरु ने बहादुर शाह का साथ दिया। बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया। यह भी कई बार पूछा गया है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा कहा जाता है कि घटना होती है, एक जगह है इनके मृत्यु से संबंधित अगर मैं बात करूं, एक जगह है नांदेर गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। कहा जाता है कि नांदेर नामक स्थान पर एक पठान ने जिसका नाम था अजीम खान, उसने गुरु पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और कहा जाता है कि यहीं पर गुरु घायल हो गए और घायल अवस्था में इन्होंने अजीम खान की हत्या की। लेकिन उसके बाद यही स्थिति इनके मृत्यु का कारण भी बनी। कहा जाता है कि मरने से पहले, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी मरने से पहले। तो मरने से पहले इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी, उन बातों को ध्यान रखना है। इन्होंने क्या कहा मरने से पहले? तो मरने से पहले नंबर 1 पॉइंट कहा कि गुरु की गद्दी समाप्त। इसके बाद गुरु की गद्दी समाप्त हो गई, अब कोई गुरु नहीं बनेगा। गुरु की गद्दी समाप्त, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इन्होंने कहा कि जहां 5 लोग गुरु को मानने वाले इकट्ठा होंगे वहीं पर गुरु उपस्थित हो जाएगा। तीसरा, गुरु कौन होगा? गुरु मानियो ग्रंथ, कि जो गुरु ग्रंथ है, ग्रंथ साहिब है, वही गुरु होंगे। तो गुरु अब कौन होगा? ग्रंथ साहिब, जो आदि ग्रंथ है, हालांकि जिसका दोबारा से संकलन गुरु ने करवाया था। इसके अलावा अब जब गुरु नहीं होगा तो आगे भाई गुरु ग्रंथ साहिब वह इन लोगों के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन इन्होंने अपने एक शिष्य, जिसको बंदा बहादुर नाम से जाना जाता है, बंदा बहादुर को बुलाया। बंदा बहादुर की कहानी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही रोचक है। इन्होंने अपने शिष्य बंदा बहादुर को बुलाया और कहा कि तुम आज से सिखों का राजनीतिक नेतृत्व करोगे। तो बंदा बहादुर को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। बंदा बहादुर को इन्होंने राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। बहुत जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहां से आपकी परीक्षा में बनता है। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में यहां पर हमने आपसे जो परिचर्चा की, उसमें एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे बनेगा वो आप यहां पर देखे हैं। गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने रचना जो की थी कृष्णावतार, विचित्र नाटक, चंदी दीवर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद इन्होंने पावोटा नामक नगर की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर इन्होंने जो इम्पोर्टेंट है कि गद्दी इनकी कहाँ पर थी, तो आनंदपुर में इनकी गद्दी स्थापित हुई। और 4 किलो का इन्होंने निर्माण करवाया था फोर्ट का यहाँ पर। तो आनंदगढ़, केशगढ़, लौगढ़ और फतेहगढ़। नादौन का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर जो पॉइंट्स है उसको आप ध्यान दे लेंगे।
ठीक है। खालसा पंथ के बारे में आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन्होंने 1699 में की स्थापना की थी। और जो पंच प्यारे हैं, उन पंच प्यारों में किसका किसका नाम लिया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं, इसको तो आपको ध्यान में देना ही है। जो इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ इनके समय काल के दौरान, जब ये गुरु थे और वहाँ पर, तो भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इस तरह से गुरु गोविंद सिंह के बारे में यहाँ पर ये क्लास रिजल्ट लेना जरूरी था। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में बंदा बहादुर और इसके बाद सिखों का जो 12 मिसलों में बंटना हो जाएगा, और इसमें हम लोग सुगर चकिया मिसल रणजीत सिंह से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। वहाँ से थोड़ी सी दास्तां और रोचक हो जाएगी और अंग्रेजों का इंटरफेयर शुरू हो जाएगा। तो बंदा बहादुर के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और रणजीत सिंह के बारे में आपसे कल की क्लास में बात करूंगा। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।